आज की ये कहानी है छत्रपति शिवाजी के विद्रोही बेटे संभाजी के दुखद अंत की कहानी। इन्हें आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और ये आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी को भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखते हैं, जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी सिर्फ 2 साल के थे जब सन 1659 में उनकी मां का निधन हो गया था और वो अपने पिताजी शिवाजी और दादी जीजाबाई की देखरेख में बड़े हुए थे। जब उनके पिता शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में कैद किया था तो वो उनके साथ थे। जब वो वहां बच निकलने में कामयाब हुए तब भी वे उनके साथ थे। शिवाजी ने उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त किए थे। शुरू से ही संस्कृत भाषा में उनकी रुचि थी और जिससे उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। सन 1670 के बाद से शिवाजी ने उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया था और जब शिवाजी राजा बन गए तो स्वाभाविक रूप से संभाजी को उनके उत्तराधिकार के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन इसी बीच शिवाजी के परिवार में एक क्लेश जन्म ले रहा था। वैभव पुरंदे अपनी किताब शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग में लिखते हैं कि शिवाजी की सबसे बड़ी पत्नी सोयराबाई ने 24 फरवरी 1670 को एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम राजा राम रखा गया था। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय उनकी उम्र सिर्फ 4 साल थी, लेकिन सोहराबाई चाहती थी कि संभाजी की जगह उनके पुत्र को शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाया जाए। वो लिखते हैं कि शिवाजी के सिर्फ 2 पुत्र थे। हालांकि उन्होंने 8 शादियां की थी और इनमें से बहुत सी शादियां राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी और उनकी 6 बेटियां भी थीं और जिनकी प्रतिष्ठित मराठा परिवारों में शादियां हुई थी। संभाजी ने शिवाजी का साथ छोड़ा। जब सन 1676 के शुरू में शिवाजी 1 महीने के लिए गंभीर रूप से बीमार पड़े तब दक्षिण के कुछ हलकों में ये अफवाह फैल गई कि उनका निधन हो गया। लगभग इसी समय शिवाजी के परिवार में उठ रहे गंभीर मतभेदों की खबर भी चारों ओर फैलने लगी। कमल गोखले अपनी किताब शिवा पुत्र संभाजी में लिखते हैं कि इसी दौरान संभाजी के कथित बुरे आचरण की खबरों को भी बल मिलने लगा और सन 1674 में शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद से एक खबरें ज्यादा आने लगी और उनको फैलाने में उनकी सौतेली माई सोहराबाई का हाथ था ताकि संभाजी को लोगों की नजरों में गिराया जा सके। और ये बात सच थी कि शिवाजी के परिवार में तनाव उभरने शुरू हो गए थे। संभाजी परिवार में अपनी स्थिति और जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही थी बहुत असंतुष्ट थे। सन 1674 में ही उनकी सबसे बड़ी समर्थक उनकी दादी जीजाबाई का भी निधन हो गया था और 13 दिसंबर 1678 को संभाजी ने ऐसा कदम उठाया जिससे उनके पिता को आहत और चकित कर दिया। वो सतारा छोड़कर पेड़गांव चले गए जहां उन्होंने मुगलों के गवर्नर दिलेर खां का हाथ थाम लिया और उस समय उनकी उम्र 21 साल थी। असहज संभाजी। उस समय के उपलब्ध साक्ष्य इस बात पर रोशनी नहीं डालते कि संभाजी का शिवाजी का साथ छोड़ने का कारण क्या था। विश्वास पाटिल संभाजी की जीवनी में लिखते हैं कि दिलेर खां की अनुभवी आंखों ने युवा राजकुमार के चेहरे पर आ रही दुख के भाव को पढ़ लिया और उसने संभाजी को दिलासा देते हुए कहा कि तुम्हारे भाई दिलेर को पूरा अंदाजा है कि रायगढ़ में किस तरह तुम्हारा अपमान किया गया है। हाथी पर सवार संभाजी जब बहादुरगढ़ के किले में घुसे तो वहां मौजूद लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन इसके बावजूद संभाजी अपने आप को सहज नहीं पा रहे थे। दिलेर खां संभाजी से उस उम्र में 40 साल बड़ा था, लेकिन वह युवा राजकुमार के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। दिलेर खां ने संभाजी का मोह भंग तो मुगलों के लिए संभाजी को अपनी तरफ करना एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन जल्दी उनके दिलेर खां से भी मतभेद शुरू हो गए थे और जब अप्रैल 1679 में दिलेर खां ने भूपलगढ़ किले पर हमला कर कब्जा कर लिया तो संभाजी उनके साथ थे। दिलेर खां ने किले और स्थानीय गांव के लोगों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया। जादूना सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि दिलेर खां ने किले में जीवित बच्चे 700 लोगों का एक हाथ कटवाकर उन्हें छोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोगों को अपना गुलाम बना लिया। दिलेर खां ने आदिल शाही के खिलाफ भी अपना अभियान चलाया और आदिल शाही के जनरल सिद्दी मसूद ने बीजापुर की रक्षा के लिए शिवाजी से सहायता मांगी। सेतु माधवराव पगाड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं शिवाजी ने तुरंत 10,000 घोड़सवार और अनाजों से लदी हुई 10,000 बैलगाड़ियां भेजी। दबाव कम करने के लिए मुगल इलाके जालना पर हमला बोलकर उस पर कब्जा कर लिया। वो आगे लिखते हैं कि नतीजा हुआ कि दिलेर खां ने बीजापुर की घेराबंदी तोड़ दी और लौटते समय दिलेर खां ने टेकोटा कस्बे पर हमला बोलकर कस्बे के 3,000 आम नागरिकों को बंदी बना लिया और इसके बाद वो अठानी गया जहां उसने वहां की जनता पर और जुल्म ढाए। शिवाजी की उदार लोकनीति में
पले बड़े संभाजी को दिलीप खां का आम नागरिकों के प्रति क्रूरता का व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्हें एहसास हो गया कि उनका मुगलों से साथ लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। संभाजी की घर वापसी। जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि 20 नवंबर 1679 को संभाजी अपनी पत्नी यसुबाई के साथ मुगल शिविर से भाग निकले और उनकी पत्नी ने पुरुषों का वेश बनाया हुआ था और उनके साथ 10 सैनिक थे। घोड़े की सवारी करते हुए वो अगले दिन बीजापुर पहुंचे, जहां मसूद ने उनका स्वागत किया। 4 दिसंबर को वो पनहला पहुंचे, जहां पिता पुत्र की मुलाकात हुई। शिवाजी उनसे गर्मजोशी से मिले, लेकिन पिता पुत्र के बीच की दरार आखिरी समय तक समाप्त नहीं हुई। करीब 1 वर्ष तक चले संभाजी के विद्रोह ने मराठा साम्राज्य में खासी उथल पुथल पैदा कर दी। इस मुलाकात के बाद भी शिवाजी के उत्तराधिकार का मसला नहीं सुलझा और कृष्णाजी अनंत सभासद शिवाजी की जीवनी सभासद बखर में लिखते हैं कि मुझे इस बात का अंदाजा है कि तुम एक अलग राज्य बनाने के बारे में सोच रहे हो। मेरे 2 बेटे हैं, तुम संभाजी और राजाराम। मैं अपना साम्राज्य 2 भागों में विभाजित करूंगा। मेरे राज्य के 2 हिस्से हैं, एक तुंगभद्र से कावेरी तक और दूसरा तुंगभद्र से दूसरी ओर गोदावरी नदी तक। मैं तुम्हें कर्नाटक का इलाका देता हूं, बाकी इलाका राजाराम को। शिवाजी के देहावसान के बाद संभाजी ने राजकाज संभाला। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहावसान हो गया। उस समय उन्होंने अपने जीवन में 53 वर्ष भी पूरे नहीं किए थे। जब शिवाजी मृत्यु शैया पर थे तो संभाजी को इसके बारे में सूचना नहीं दी गई। और डेनिस किनकेड शिवाजी की जीवनी में लिखते हैं कि जब संभाजी को शिवाजी की बीमारी के बारे में पता चला तो वो अपने ऊंट पर पनहला से रायगढ़ के लिए तुरंत रवाना हो गए। गर्म मौसम में दिन रात चलते हुए वो रायगढ़ के किले पहुंचे, लेकिन तब तक उनके पिता का निधन हो चुका था। गुस्से में उन्होंने अपने ऊंट का सिर काट दिया। बाद में उन्होंने आदेश दिया कि उसी स्थान पर बिना सिर के ऊंट की एक मूर्ति बनाई जाए। संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी बने और राजा बनने के 1 साल बाद उन्होंने अपनी सौतीली माई सराबाई को मौत की सजा सुनाई। उन पर अपने पति शिवाजी को जहर देने का आरोप भी लगाया। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि संभवतः एक झूठा बहाना था, क्योंकि संभाजी अपनी सौतीली मां से अपने बेटे को शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाने का प्रयासों का बदला लेना चाहते थे। संभाजी को औरंगजेबों की सेना ने बंदी बनाया। सन 1681 से 82 के बीच औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत का अभियान शुरू कर सभी चुनौतियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। उसने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर वहां के राजाओं को बंदी बना लिया और 1689 में रत्नागिरी में संगमेश्वर में संभाजी को भी बंदी बना लिया गया। विश्वास पाटिल लिखते हैं कि संभाजी ने को बहादुरगढ़ के मुगल शिविर में ले जाया गया और औरंगजेब के आदेश पर पूरे शहर में उनकी परेड कराई गई। संभाजी को विदूषक के कपड़े पहनाए गए। वो आगे लिखते हैं कि एक जमाने में सोने के सिंहासन पर बैठने वाले संभाजी को मामूली अपराधी की तरह एक दुबले पतले ऊंट पर बैठाया गया। उनके सिर पर कैदियों के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली लकड़ी की टोपी पहनाई गई। उनके हाथ को ऊपर उठाकर लकड़ी के तख्ते से बांध दिया गया। उनकी गर्दन को भी लकड़ी के तख्ते से जकड़ दिया गया ताकि वो इधर उधर ना देख सके। धीरे धीरे जुलूस दीवान एक खास तक पहुंचा। अपनी खुशी पर नियंत्रण करने में असमर्थ औरंगजेब अपना आसन छोड़कर खड़ा हो गया। और जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि जैसे ही औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे को बंदी के रूप में अपने सामने आते देखा, मुगल बादशाह सजदे में जमीन पर झुक गया और संभाजी से औरंगजेब के सामने सिर झुकने के लिए कहा गया, लेकिन संभाजी ने ऐसा करने से इनकार करते हुए औरंगजेब को घूरना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने उसी रात संभाजी की आंखें निकालने का आदेश दे दिया। इस प्रकरण का विवरण देते हुए डेनिस किनकेड लिखते हैं कि औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दिया, लेकिन संभाजी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। औरंगजेब के आदेश पर उनकी जुबान खींच ली गई और इसके बाद उनके सामने बादशाह का प्रस्ताव फिर दोहराएगा। संभाजी ने एक कागज मंगवाया, उस पर अपना जवाब लिखा, बिल्कुल नहीं, मगर अगर बादशाह अपनी बेटी भी मुझे दें तब भी नहीं। संभाजी की मौत अंधा किए जाने के 15 दिनों के बाद तक औरंगजेब के आदेश पर शिवाजी के बेटे को यातनाएं दी जाती रही। डेनिस किनकेड आगे लिखते हैं कि 11 मार्च 1689 को एक एक करके संभाजी के सारे अंग काट दिए गए। अंत में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। और क्रूरता का सबसे बुरा उदाहरण पेश करते हुए उनके कटे हुए सिर को दक्षिण के प्रमुख नगरों में घुमाया गया। उधर शिवाजी के छोटे बेटे राजाराम को राजा बनाया गया। मुगलों ने उनका भी पीछा नहीं छोड़ा। वैभव पुरंदे लिखते हैं कि मुगलों ने संभाजी की पत्नी और बेटे साहू को बंदी बना लिया और राजाराम को अपनी पत्नी ताराबाई के साथ जिनकी किले में शरण लेनी पड़ी। आखिरकार सन 1697 में दोनों जिनजी के किले से भाग निकलने में कामयाब हो गए। इसके बाद उन्होंने औरंगजेब पर जवाबी हमला बोला। 1699 में सिर्फ 30 साल की उम्र में राजाराम का निधन हो गया, लेकिन उनकी पत्नी ताराबाई ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह से अंत हुआ शिवाजी के पुत्र संभाजी का।